अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और आप उनको सुनते ही रहते हैं। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कि जी एलओसी के ऊपर जो है ओआईसी के लोगों को लेके गए हैं, यानी ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स को पाकिस्तान ने वहां विजिट कराया है, उसको वो किस तरह से देखते हैं, और इसी तरह से कुछ और सवालात भी हम उनसे करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू आरजू, थैंक यू। आपके देखने वालों को मेरी तरफ से प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, एंड हैप्पी टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर ओआईसी कंट्रीज को लेकर पाकिस्तान मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं वो गए हैं एलओसी पे और वहां उन्हें ब्रीफिंग भी दी है। एज अ पाकिस्तानी व्हाट डू यू थिंक, इससे हमें क्या फायदा होगा? क्या इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को प्रेशराइज करेंगी कश्मीर के लिए, या ये ऐसे ही एक कैजुअल, या कहना चाहिए एक कहने बस विजिट था जिसका कोई खास मतलब नहीं था? लेकिन फिर भी आप किस तरह देखते हैं इस विजिट को इनके? मैं एक तो सबसे पहले इस विजिट पे कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा रिजवान शेख साहब को। Who's Rizwan Sheikh? He's ambassador of Pakistan at OIC, और वो यहाँ वॉशिंगटन डीसी सर्व करके गए हैं। इज अ वंडरफुल डिप्लोमैट, इज अ वेरी गुड पैट्रियाटिक पाकिस्तानी। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के वो कायल हैं, वो हकदार है। और ये मैं इस दौरे को इस तनाजर से देखूंगा कि ये ओआईसी का दौरा इतना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम ओआईसी इस जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस सऊदी है, पिछली दफा जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी ओआईसी की मीटिंग कश्मीर पर, तो उसके रिटेलिएशन में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ दिया था, उनसे पैसे मांग लिए अपने $2 बिलियन वापस, बल्कि उनको और भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मलेशिया जाना था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उस पर भी रोका गया। तो ये विजिट बहुत जरूरी है इस तनाजर से, क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ ओआईसी बल्कि दूसरे मुस्लिम ममालिक जो है उनको भी सपोर्ट कश्मीर काज के साथ नहीं है। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि 7 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने कश्मीर के इशू के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाकर उनके अपने नेशनल हाईएस्ट अवार्ड दिए। उसके बाद आपने रिसेंटली देखा होगा कि वहां पे दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए कश्मीर में वो कॉन्ट्रैक्ट किया उनके साथ। इन सब चीजों के तनाजर में अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे ओआईसी का आना पाकिस्तान में बहुत खुशाइंद बात है। और एक दूसरा इशारा ये जाता है कि इस अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप जो मुंजमद थे, जो रुके हुए थे, उस पे आइस मेल्ट होना शुरू हो गई है। $4.2 बिलियन जो सऊदी अरेबिया की तरफ से आया है, वो दर हकीकत अमेरिका के इशारे पर ही आया है। और मैं समझता हूं कि ये एक विंडो खुली है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। और कश्मीर का इशू कोई नया इशू नहीं है, 70-72 साल पुराना इशू है। और कश्मीर का मसला फ्रंट पेज पे आ जाता है जब इलेक्शन होने होते हैं इंडिया में, जिस तरह रिसेंटली अभी गोवा में अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट छोड़ी पाकिस्तान में घुस के मारने की, फिर वो कश्मीर गए, वहां से भी उन्होंने कई मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स दी हैं। तो कश्मीर का मसला, मुसलमानों की जिंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया, ये सारी चीजें जो हैं इलेक्शन रिलेटेड हैं। तो बस उसी के साथ है वो। अब देखें कि इलेक्शन फिर 7 स्टेटों में होने वाले हैं 2022 में, तो कश्मीर की भी सख्ती होगी, मुसलमानों की सख्ती तो शुरू हो चुकी है पहले ही। आज मैं यहाँ पे ये वाकया मेंशन खासकर इस तरह करना चाहूंगा, केवल एक 21 साल का लड़का अल्ताफ, शायद आपको पता होगा, जिसकी स्टोरी यूपी में है, उसको लव जिहाद के चक्कर में जाके थाने में मार दिया गया है। तो वो ये मेरे मजे इस तरह की चीजें हैं। जीवन जिंदगी मुसलमान होना और इंडिया में होना इस वक्त इसी तरह है जिस तरह आप कोयलों पे चल रहे हैं। लेकिन सर बहुत से इंडिया के लोग जो हैं, जो मीडिया पर्सन्स भी हैं, उनके ऑफिसर्स भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं, उनके जो कहना चाहिए फॉर्मर ऑफिसर्स भी हैं, वो भी इस तरह की वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं और पिक्चर्स भी, जिसमें कि कश्मीर में जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है, काफी हद तक नॉर्मल नजर आ रही है। लेकिन ये बात तो सर हम ऐसे ही कह सकते हैं ना कि हमने वहां जाके तो देखा नहीं है कि वहां पे क्या सिचुएशन है, चाहे अच्छी है या बुरी है। ये वही चीज है जो भारत हमें बलूचिस्तान के लिए कहता रहता है, वो हमें बलूचिस्तान के लिए सेम यही बातें करते हैं जो हम उन्हें कश्मीर के लिए करते हैं। लेकिन असल सिचुएशन क्या है,
वो पता करना ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद हमें अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने कब तक चलेगा? डेफिनेटली आरजू, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूंगा कि जिसको मैं अकेला नहीं कह रहा, जो मोदी मीडिया एक टर्म जो निकली है वो वैसे नहीं निकली। इंडियन मीडिया, ये बात उनको मैं दाद जरूर दूंगा कि उन्होंने मोदी साहब के आसपास ऐसा घेरा डाला हुआ है मजबूत किस्म का कि वो जो कुछ भी करते हैं वो, मेरा मकसद है, चाहे देखें कोविड को किस तरीके से उन्होंने खूबसूरती से कवर कर गए। उन्होंने इतना जो जुल्म हुआ है उसको मैं बिल्कुल उन पर फिट पड़ता है। कहते हैं झूठ इतना बोला जाए, बार बार बोला जाए कि लोग उसको सच समझना शुरू कर दें। ये उनका एक प्लस पॉइंट है इस वक्त इंडियन मीडिया का, कि वो बिल्कुल मोदी साहब को और हिंदुत्व के आइडिया को बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, मैं समझता हूँ। फॉरेन पॉलिसी में भी इंडिया बहुत आगे है, इसके भी वो मुस्तहिक हैं। लेकिन ये कि इंडिया के अंदर के हालात जो हैं वो दर हकीकत वो यही तो खूबसूरती है कि वो बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि उनको कवरेज ही। कश्मीर के हालात अगर आपने देखने हैं तो मैं छोटा सा कहूंगा, आप 2 दफा ट्विटर पे कश्मीर को बस टाइप करके देखिए, आपका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। फेसबुक पे लिख देंगे, फेसबुक बंद कर दिया जाएगा। तो आवाज बाहर निकलने किस तरह देंगे? कश्मीर के हालात अगर इतने अच्छे हैं तो मुझे वहां 9 लाख फौज रखने की क्या जरूरत है फिर? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि इंडिया की एक मेजर पोर्शन ऑफ आर्मी जो है इट इज डिप्लॉयड इन कश्मीर। और दूसरा, अगर इतना पुरअमन वहां पे चल रहा है तो वहां पे इस वक्त मुफ्ती, जो मैडम मुफ्ती और सारे लीडर हैं, वो बार बार, हालांकि वो दे आर नॉट लॉयल टू, दे आर नॉट पाकिस्तानी सिंपथाइजर, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करें। फिर उसके बाद अगर देखना है तो गिलानी साहब की वफात हुई तो उनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया गया अगर हालात वहां पे इतने अच्छे हैं? और अगर उसमें ये सारी चीजें देखें, इनको 2 और 2 4 जमा करना पड़ता है। और दूसरा, मुझे ये बताएं, यहां से लेजिस्लेटर जा रहे थे अमेरिका, उनको वीजे क्यों नहीं दिए गए? उनको बंद क्यों नहीं उनको वहां जाने दिया गया? और अगर इस तरह ये देखें उसमें ये तो मैं इस पे दाद दूंगा कि मीडिया कवर करता है बड़ी खूबसूरती के साथ। उनकी चाहे अकानमी कुछ ना हो, वो कहते हैं जी वो मोदी साहब, यहां तक कह दिया उन्होंने, मैं तो हैरान हूं, यहां पे आए तो वो कहते हैं ट्रंप साहब फॉलो करते हैं मोदी साहब को, हर अमेरिका फॉलो कर रहा है मोदी की पॉलिसीज को। मैं तो देखिए, ये तो एक इस वक्त बात ये बन चुकी है कि आप जो लोगों के सामने रखते हैं, जो बिक रहा हो, बिकता है, चूरन बिक रहा है इनका। लेकिन ये कि वो अपने शाहरुख खान के केस पे आप सेटिस्फाई? मैं खुद वकील हूं, जिस तरीके से उसके बच्चे को ह्यूमिलिएट किया गया है, उससे कोई बरामद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नई हिस्ट्री बना दी उन्होंने शाहरुख खान। इस वक्त मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया है कि मुसलमान होना और इंडिया में रहना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोलों पे चल रहे हैं। आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपको मारा जाएगा, आपको मार के वोट लिए जाएंगे। इस वक्त जो आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी, वहां पे जो 2-4 टेक्निक्स हैं इस वक्त जो यूज कर रहे हैं मोदी साहब, उन्होंने जमहूरियत को बड़े अच्छी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। एक तो जंग को यूज किया उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए, पाकिस्तान पे अटैक करो तो जंग जीत जाएंगे। दूसरा, वो ये समझ चुके हैं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज हिंदू, तो मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, वो जीत जाएंगे। और उनसे मेजॉरिटी के वोट किस तरह लेने हैं? वो मुसलमानों को मारेंगे, मस्जिदों को शहीद करेंगे, उनको खुश करेंगे वो इलेक्शन। दिस इज व्हाट द ट्रेंड इज। और ही हैज अ प्रोटेक्शन। देखे ना, अदलिया उनके कंट्रोल में, मीडिया उनके कंट्रोल में, इसको डेमोक्रेसी आप कहेंगे? ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू क्राइसिस, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर मैटर। लेकिन सर, मीडिया की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मीडिया को तो जो भी गवर्नमेंट होती है जिस कंट्री की भी, वो हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अमेरिका में भी हमने देखा कि किस तरह से पहले जो प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने वो मीडिया के ऊपर भड़क जाते थे। पाकिस्तान में एपीएस के बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, जिस तरह से उन बच्चों को शहीद किया गया, उनके पेरेंट्स ने कहा है कि 3 जिन लोगों के नाम लिए हैं वो नाम लेने की इजाजत नहीं है हमारे मीडिया को, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ भी शामिल है, कोर कमांडर शामिल हैं, और डीजीआईएसआई 2014 के। तो उनके नाम लेने का पाकिस्तान टीवी किसी भी चैनल पे, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का चैनल हो, इजाजत नहीं है। ये बात आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको जैसे कहते हैं ना, डबल चेक करके ये बात बता रही हूँ। तो ये चीजें तो कोई खास नहीं है कि इस तरह से रोका जाता है, मीडिया को भी रोका जाता है बात करने से। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में रोका जाता है
मैं कोई कंपेयर नहीं कर रही, ना ही मैं कोई साथ दे रही हूँ भारत का, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि यही चीज हम खुद दोहराते हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरह से मिसिंग पर्सन्स का इश्यू है, उस पर हम बात नहीं करते। हम जिस तरह से उस चीज को छुपाते हैं और उसके बाद वहां पे ये सिलसिला चलता जा रहा है। यहाँ पे इस्लामाबाद में मैं रहती हूँ, कितनी बार वो लोग आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, घर के लोग आते हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं, रोते हैं कि उनके बच्चे और उनके लोग नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ नहीं होता। तो दूसरे पे हम अगर इसी तरह एलिगेशंस लगाते रहेंगे, कई बार हमारी उधर, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया पे भी जाती हूँ, कई बार बात हुई है, वो कहते हैं कि इतनी फौज हमने नहीं लगा रखी जितनी बता रहे, टोटल 12,000 से 15,000 उनकी फौज है। अगर वो 9 लाख, सॉरी 12 से 15 लाख फौज है, अगर 9 लाख वो कश्मीर में कर देंगे, इतना सा कश्मीर है, तो खड़े होने की जगह नहीं होगी। सर हम लोग आखिर कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं चुनते कि हम जाके रियलिटीज को देखकर बात करें? फिर हम बेशक इल्जाम लगाएं, लेकिन हमें सही बात तो पता हो। मैं यहाँ से बगैर देखे कह दूं, आप वहां से बगैर देखे कह दें, वो भी तो ठीक नहीं है। नहीं आरजू, आप और मैं इस जगह पे अब बात कर रहे हैं, इसकी एक वजह है। ये हम इस पे क्यों आज इस चैनल पे बैठ के क्यों बात कर रहे हैं, मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। इस वक्त अगर जमहूरियत क्राइसिस में, तो सहाफत भी क्राइसिस में है। अब इस आप और मैं यहाँ बैठ के बातें क्यों कर रहे हैं कि ये चैनल और न्यूज़पेपर्स, ये सारा बिजनेस है, ये कॉरपोरेशन बन चुकी है। इनको बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, CNN एक कॉरपोरेशन ओन करता है, फॉक्स एक कॉरपोरेशन ओन करता है। इंडिया के बड़े बड़े चैनल वो सारे करप्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, करप्ट बिजनेसमैन है। इसी तरह पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अब सहाफत नहीं है। सहाफत एक चीज मेरी नजर से, मैं लॉयर हूं, मेरी एक सहाफत ये चीज होती है कि एक राइट एंगल दिखाए, लेफ्ट एंगल दिखाए, और पढ़ने वाले और देखने वाले पे छोड़ दिया जाए कि वो खुद इसको कंक्लूड करें। लेकिन इस वक्त ना लेफ्ट दिखाते हैं ना राइट, सीधी अपनी ओपिनियन दिखाते हैं। वोटर का माइंड बिल्ड किया जाता है, और इसी वजह से लोगों के रिएक्शन में अब लोग, जो आपके जितने एंकर हैं पाकिस्तानी, वो अपने चैनल्स पे बात नहीं करते, हर एक का अपना यूट्यूब चैनल है। लेकिन अब जो आप बात कर रही थी ना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की, आप बात कर रही हैं इंटरनल, ये इंफॉर्मेशन बाहर किस तरह आ रही है? ये इंफॉर्मेशन ये भी सोशल मीडिया पे बाहर आ रही है। अब ट्विटर है, अब फेसबुक है। अब यूपी में अल्ताफ साहब मरे, थाने में जाके मारा, 21 साल का बच्चा उन्होंने। मुझे वॉशिंगटन डीसी में खबर पहुंच गई विद इन 1 डे। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, मुझे यह भी खबर आ गई वहां से कि उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने खुदकुशी की है। उसका कद 5 फुट 6 इंच है। जिस पाइप के साथ कहते हैं मारा गया है, वो जमीन से 3 फुट ऊंचा है। कहते हैं इसके साथ लटक के मर गया। तो ये खबर मेरे साथ किस तरह पहुंची? आपका क्या ख्याल है? ये इंडियन मीडिया से मैंने ये खबर तो मैंने अपने देखे ना, मैंने अपने सोशल मीडिया से चेक की ना सारा कुछ। हाँ, अल्ताफ साहब मरे जरूर है, और एक नहीं है। आपको पता ही है जिस तरीके से। आप मुझे ये बताएं, खबरें बाहर किस तरह आ रही हैं? पाकिस्तानी टीम जीते तो वहां जिस तरीके से कश्मीरी लड़कियों को उनके हॉस्टल में घुस के मारा गया, वो बाहर खबर किस तरह निकली? आप मुझे ये बताएं कि वहां एक टीचर है, उसने ट्वीट अकाउंट पे डाला है कि पाकिस्तानी उसको टीम को मुबारकबाद दी जब इलेक्शन जीती, मैच जीती, उसको सुबह नौकरी से निकाल दिया गया। ये सारी किस तरह खबरें बाहर आ रही? ये इसी तरह आती है बात सोशल मीडिया पे, क्योंकि बड़े चैनल तो सारे उनकी मिसाल है। इस वक्त इंडिया के अंदर तो सिर्फ 2 लोग हैं ना, वो अंबानी और क्या नाम वो दूसरे का, अडानी और अंबानी है। सिर्फ बिजनेसमैन तो वो है, सब कारोबार तो सारा उनके हाथ में। तो असल में बात ये है। और मजहब की तरफ जिस तरह बात किया, पाकिस्तान में मुझे अगले दिन किसी ने पूछा, उसने कहा जी पाकिस्तान में मजहब बहुत जोर पे। मैं क्या, पाकिस्तान पे तो चले TLP वाले हैं, TTP वाले हैं, तो दूसरी साइड पे हर डेवलपिंग कंट्री, हर भूखे मुल्क के हालात यही हैं जो हमारे कंट्री के। करप्शन यहाँ भी उतनी है, करप्शन वहां भी उतनी है। हाँ, वहां पे थोड़ा मीडिया तड़का लगाता है। हमारा मीडिया जो है ज्यादातर वो देखिए, इस इमरान खान साहब को बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, और कई चीजें खुल के करते हैं। यू आर मच बेटर देन इंडियन मीडिया, मेरे ख्याल में आप ज्यादा आजाद हैं उनसे, इंडियन मीडिया से। इंडिया तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको बात लिखे। सर इतने ही आजाद हैं कि मैं भी टीवी चैनल पे बैठ के बात नहीं कर सकती। मैं टीवी चैनल पे कर रही थी, मैंने छोड़ दिया, बिकॉज दे नेवर लेट मी टू स्पीक। नहीं, एक बात कहूंगा, एक बच्चे ने, मैं इस मिसाल देना चाहता हूँ, आप तो फिर चले टीवी पे बैठ के बात करती हैं चैनल पे। एक बच्चे ने सिर्फ ये कहा था कि मेरा दादा ऑक्सीजन के बगैर मर गया। शाम को पकड़ के ले गई थी पुलिस को, FIR कर दी गई थी दिल्ली में। अगर ये भी ना आप बात कर सकते हो एज ए जर्नल, एज ए मैसेज, आपके हालात ये तो नहीं ना। आप ये तो कह सकते मेरा रिश्तेदार ऑक्सीजन के बगैर मर गया, आपको पुलिस तो आगे नहीं उठा के लेके जाती ना।
आपको मारा तो नहीं जाता इस वजह से, आप लिंचिंग तो नहीं की जा रही ना। यहाँ पे आपको, यहाँ मुझे ये बताएं, सिंध के अंदर हिंदू रहते हैं, कितने हिंदू लिंचिंग में मारे आपने, जहां पे पूरा माप पड़ जाता है, एक बंदे पे मारते हैं डंडे मार मार, सिर्फ इस वजह से उसका नाम है, दाढ़ियां काट काट के पकड़ के उसको कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाओ नहीं तो मार देंगे। ये तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, आप मच बेटर हैं उनसे। लेकिन हाँ, ये खूबसूरती है कि उनका मीडिया कवर करता है, ये उनकी खूबसूरती। लेकिन सर हमारा मीडिया तो बहुत ज्यादा जो है वो पाबंद है, और हमारे मीडिया को कुछ इजाजत नहीं, जैसे मैंने कहा नाम तक नहीं ले सकते। और ज्यादा हिंदुओं की आपने बात की, यहाँ पे आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, लेकिन 1,000 से ज्यादा बच्चियों को उठा के ले जाते हैं सिंध, सिर्फ सिंध में, और ले जाके मुसलमानों से उनकी जबरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं। मैं 3-4 फैमिलीज को जानती हूँ जिनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया मुसलमानों ने, और उनको दे नहीं रहे, उनको मार देने की धमकी दे रहे। एक की बहन को उठा के ले गए, एक की बेटी को उठा के ले गए और वापस नहीं कर रहे। और जो रिकॉर्ड आता है वो 1,000 से ज्यादा, एक साल के अंदर 1,000 से ज्यादा बच्चियों को ये जबरदस्ती मियाँ मिट्ठू और इस तरह के लोग हैं जो ले जाते हैं और रिलीजन चेंज करवा के शादियां करवा रहे। तो सर दूसरे को कह देने से हमें पहले अपने आप को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ना। अगर हमारे यहाँ सब ठीक होगा तभी हम किसी दूसरे के ऊपर बात करने के काबिल हो। मैं कुछ सारी को मैं से ड्रा नहीं करना चाहता, मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सब अच्छे की रिपोर्ट है, लेकिन अब इंडिया से बेहतर है, मेरा ये कंपैरिजन था। आप उनकी बात कर रहे हैं, यहाँ से 1121 बच्चियां क्रिश्चियन जो चाइना चली गई हैं, जिनसे जिस्म फरोशी कराई जा रही है, वो भी तो इशू इसी तरह के उधर भी इशू चल रहे हैं। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन आपके कई चीजों में आप बहुत बेहतर है उनसे। वहां पे तो मैंने बताया ना कि आप ये कहें कि मेरा दादा ऑक्सीजन के बगैर मर गया है कोविड में, तो शाम को पुलिस उठा के ले जाती। ये पाकिस्तान में अभी हालात नहीं, आपको घेर के नहीं मारा जाता। बच्चियों की बात अब मैं उस पर भी रिसर्च कर लेता हूँ, लेकिन अगर होती इतनी बात तो इंडियन मीडिया ने चीख चीख के फाड़ देनी थी सब कुछ। लेकिन इस तरह सर वो चीख रहे हैं, मैं पिछले 1.5-2 साल से जाके रहीमी यार खान में मंदिर की बात हुई थी, उसके ऊपर किसी ने ग्लोरीफाई उसको किया कि किस तरीके से सॉल्व किया। मैं कहता हूँ उन्होंने मिसाल पैदा कर दी। रहीमी यार खान में मंदिर जिस तरह उन्होंने उसको, हाई कोर्ट ने, जजेस ने कहा कि उसको दोबारा बिल्ड किया जाए, जिन्होंने तोड़ा है उनके खर्चे पे बिल्ड किया जाए, किसी ने बात उठाई। वो इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा है, मैं समझता हूँ, और इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा है, और बात यह है कि वहां मस्जिदें गिराई जा रही हैं, यहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं। आप डिफरेंस है। आपको पता है सर, इस्लामाबाद में जो मंदिर बनाया जा रहा है उस मंदिर की जमीन को कैंसिल करवा दिया था फरवरी में, वो जमीन को ही कैंसिल कर दिया गया था। वो तो फिर वो हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोग निकल कर आए, कुछ और लोग आए, उधम मचा, ये हुआ वो हुआ, तो फिर जाके दोबारा से कर दिया। और दूसरी बात ये सर, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन पारसी, सॉरी मैं आपकी बात काटी, अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन पारसी नॉन मुस्लिम मस्जिद को तोड़ दे, पाकिस्तान में जाए, उस मस्जिद को पूरा तोड़ दे जैसे हमने उनके मंदिर के साथ किया था, क्या वो दोबारा बनाने के बाद उसको माफी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसके पूरे खानदान को जला दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिधर पूरी फैमिलीज को मार दिया गया है। आपके 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है, आपको सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, इंडिया की मजबूरी है। वहां पे जो 23 करोड़ मुसलमानों को सुबह शाम कहा जाता है ना कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, निकलो यहां से पाकिस्तान, उनकी मजबूरी है। लेकिन वो देखें, मैं कहता हूं बल्कि उन लोगों को निकल आना चाहिए था पहले, पाकिस्तान आ जाते। लेकिन अब 23 करोड़ को किस तरह भेजोगे भाई? मैं तो कहता हूं भेज दो, क्योंकि उनकी जिंदगी तो खतरे में वहां। लेकिन आप मुझे ये बताए सोल्यूशन है ये कि 23 करोड़ इंडियंस जो है मुसलमान, उनको कहा जाए पाकिस्तान चले जाओ आप, बार बार सुबह शाम कहा जाता है उनको। पर मैं मानता हूं बात यार, लेकिन देखिए 97% आपकी पॉपुलेशन तो मुस्लिम है। यहाँ पे तो अगर इस तरह का इशू होगा तो उसके कुछ रीजन है, लेकिन वहां पे तो देखे ना 36 जबानें बोली जाती, पॉपुलेशन ब्लेंड देखे उनका, क्रिश्चियंस के सिखों के क्या हालात है। सिर्फ असल में ये बात ये है, मैं उनके आर्गूमेंट से भी वो कहता हूँ, मुझे कई मैंने इंडियन दोस्तों से आर्गूमेंट किया इस चीज पे अपने हिंदू भाइयों के साथ। वो कहते हैं जी देखिए 1947 में आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना लिया है, हमें हक बनता है हम अपने मजहब के बेस पे अपना हिंदुस्तान बना ले, दूसरे लोगों को निकाले यहां से। वो मैंने कहा ठीक है, करो, फिर करो, इट्स इम्पॉसिबल। हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाओगे एक और? कहां भेजोगे 23 करोड़ लोगों? क्यों चोक कर रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो उनको? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं, ये इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। एक्सट्रीमिज्म इज बैड रिगार्डलेस। मैं यहां तक यह कहता हूं कि अगर आप पानी भी ज्यादा पी ले तो आपके सेहत के लिए नुकसान दे, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है जो कि आप एक्सट्रीम पे चले जाएं, आप लोगों को पकड़ पकड़ के मारें उनकी अपीयरेंस की बेस पे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फेथ की बेस पे।
ये सारा कुछ जुल्म किया जाए, और ये ज्यादती मेरे ख्याल में। बिल्कुल। लेकिन इसमें कश्मीर पे हमने बात शुरू कर रहे थे, अपने उससे थोड़ा सा हटे, लेकिन मैं कश्मीर के मैं पेल्बिसाइट होना चाहिए वहां पे, उन लोगों को हक खुद अरादियत देना चाहिए, जिस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं उस तरह गुजारनी चाहिए, चाहे वो इंडियन साइड का कश्मीर हो चाहे पाकिस्तानी साइड का कश्मीर हो, उनको हक अरादियत होनी चाहिए उनके पास। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन वहां पे किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, जिस तरह जो एक यूनाइटेड, लेकिन एग्री क्यों नहीं करते उन चीजों पे? मैं इस चीज पे पेल्बिसाइट होनी चाहिए मेरे ख्याल। और सर पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है हमारे पास, हम वहां पे अगर कोई डेवलपमेंट का काम करें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि जी हमने तो यहाँ बड़ा पेरिस बना दिया है, तब भी तो हो सकता है। यहाँ पे तो हमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पे जो है वो ना तो रोड्स प्रॉपर बनी हुई हैं और ना ही किसी किस्म का नेटवर्क चलता है। मैं खुद जा चुकी हूँ, 2 साल पहले मैं गई थी और मैं दोबारा जाऊंगी अभी कुछ दिनों में। तो यहाँ पे जो कश्मीर है वहां लोग बड़े तंग है। वो कहते हैं कि जो बॉर्डर के पास रहते हैं यानी एलओसी के पास या उनके नजदीक उनके घर है, वो जो उनकी जमीन है वो जाहिर छोड़ के नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि जी हमें जब परवेज मुशर्रफ का जमाना था तो हमें काफी चीजें दी हुई थी कि जो फायरिंग होती है वहां पे एलओसी पे उससे बचने के लिए, लेकिन वो जैसे बोरियां रख देते हैं और कई तरह की रुकावटें। तो वो कह रहे थे अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर कोई जख्मी हो जाए तो उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए जो है एम्बुलेंस तक नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो लेके जाते हैं। तो हम अगर इतना दावा कर रहे हैं कि हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे, तो पहले यहाँ के कश्मीर को तो हम कुछ बनाएं कि कोई अट्रैक्ट हो, लोग कहें कि यहाँ आना पसंद करें। तो उसको आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कुछ काम होना चाहिए? किसी ने नहीं किया, ना नून लीग ने, ना पीपल्स पार्टी ने और ना ही पीटीआई ने। देखिए मेरे ख्याल में आप उस कश्मीर की बात करते हैं, मैं खुद कई दफा कश्मीर गया हूँ। और दूसरा एलओसी कश्मीर वाले पे नहीं, आप सियालकोट वाले एलओसी पे जाएं तो वहां भी हालत यही है, क्योंकि वहां जो जिम्मेदार होते हैं वो जब जंग होती है तो उनके ऊपर भी असरात यही होते हैं। शेलिंग दोनों साइडों से होती है, सिर्फ वो एक साइड पे नहीं होती। वो उधर के हालात भी इसी तरह ही हैं, उनके जिम्मेदार जो हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जिस तरह मैं नॉट ओनली आई हैव गॉन टू कश्मीर सेवरल टाइम्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स देयर कश्मीरीज, आई हैव मेनी फ्रेंड्स दोज आर रिफ्यूजीज फ्रॉम अदर साइड ऑफ कश्मीर। हमारे कश्मीर वाले हालात जो है इट्स नॉट दैट बैड लाइक ऑन द अदर साइड। वहां पे हालात ये हैं, आप हिस्ट्री को किस तरह डिनाई करेंगे? जम्मू के अंदर जब 1947 में जब वहां पे उन्होंने हमारे महाराजा जो थे कपूरथला और महाराजा पटियाला, इन्होंने फौजें भेजकर वहां पे 1 लाख मुसलमानों को मारा गया था, सिर्फ इस वजह से कि जम्मू के अंदर हिंदू मेजॉरिटी हो। उसके बाद अगर इतना सब कुछ अच्छा, तो 370 और 35A को इनको खत्म करने की क्या जरूरत थी? यूनियन टेरिटरी बनाने की क्या जरूरत थी? और आपको पता होना चाहिए अब वो लफ्ज कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। और फिर वहां पे दूसरे लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स देने की क्या जरूरत थी? अगर सब अच्छे की रिपोर्ट थी, तो सब अच्छे की रिपोर्ट थी तो वहां दुबई को जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बिल्ड करने का एक ठेका दिया गया? कि कश्मीर, दुबई वाले तो खुद इंडिया से सारे लोग मंगा के दुबई चलाते हैं। लेकिन ये सारा कुछ करना अच्छा। दूसरी एक बात सबसे बड़ी बात है कि ठीक है सब कुछ करें आप, लेकिन लोगों को एतमाद तो आज महबूबा मुफ्ती से तो पूछ लें, दूसरे वो जो हमारे वो अब्दुल्ला साहब है उनसे तो पूछ लें, कंसेंसस तो करा लें आप उनसे। आप उनको वहां पे पेरिस बना के देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मर्जी से दें ना, उनके ऊपर इन्फोर्स ना करें, जबरदस्ती ना ठोसे उनसे। और मैं ये गारंटी कर देता हूं, मैं कहता हूं बल्कि आप इस तरह करें आरजू कि किसी को कश्मीर पे आप जाए ना, सिर्फ वहां से एक मूवी बनाकर लाएं कश्मीर पे, और अगर वहां पे जुल्म हो रहा है तो लोगों को दिखाएं ये जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज जुल्म कर रही है या पाकिस्तानी इन पे जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कश्मीर is much better, और सबसे बड़ी बात ये, it is not occupied. The word we always say, the Azad Kashmir, they are somehow, they are almost, they have their own situation, they have their own just judicial system, they have their own, ultimately army तो पाकिस्तान की है वहां पे, लेकिन they are not oppressed. वहां पे कत्लो गारत नहीं हो रही, रेप नहीं हो रहे वहां पे, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान है या कश्मीरी। ये मैं गारंटी करता हूँ। सही, बिल्कुल। लेकिन सर मुझे कभी मौका मिला तो मैं कश्मीर से पहले बलूचिस्तान जाना पसंद करूंगी और वहां की वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि वहां के लोग भी काफी परेशान है। लेकिन खैर सर, हम अगर आगे बढ़े और हम बात करें कि ये जिस तरह से यहाँ पे, बल्कि मैं एक और कहूंगा, आप अगर बलूचिस्तान मैं कहूंगा आप ईस्ट पाकिस्तान की भी बनाएं। आप उसकी छोड़े, आप इस्लामाबाद की बताएं जहां इस वक्त जहां 170 रुपए की चीनी बिक रही है। वो हालात तो देखें। सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आप बलोचिस्तान, मैं कहता हूं आपके इस्लामाबाद में इशू, आपके हर 10 मील बाद के नाका में लगा हुआ है। क्यों नाके लगे? नाके कहां होते? मैं जब भी पाकिस्तान गया हूं, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, आर वी इन अ वॉर जोन? Why every 10 miles of somebody police they ask us open up the truck? Why? ये वो अगर ये चीजें, ये डेवलपिंग कंट्रीज का इशू है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप देखिए, आज भी बात ये है, सड़कों पे क्यों नहीं निकलते, बाहर क्यों नहीं आते, बाहर आके बताएं लोगों के जो हमारे हालात खराब है, गवर्नमेंट सामने क्यों नहीं आते सामने। और महंगाई पे ये जो आपके इस वक्त दुनिया के अंदर जो सोशल, जो आपके महंगाई का इशू, उस पे जाए। मैं अभी एक दूसरे चैनल से उठ के अभी उठाऊं, और मैंने आज सुबह रिसर्च की है, अमेरिका के अंदर भी पिछले 30 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, क्योंकि कोविड की वजह से चाइना भी बैंक्रप्सी के सर पे पहुंचा पड़ा ऑलमोस्ट। ये एक यूनिवर्सल इशू है, लेकिन आपका मुसीबत ये है कि आपके पास आज करप्शन का तड़का है, लेकिन इस पे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग पता किस तरह चलेगा। बाहर निकले, अपने पाकिस्तान का चार्ज अपने हाथों में ले। सर, इस्लामाबाद तो उन सिटीज में आता है जहां पे सबसे ज्यादा खतरनाक यानी खतरा है जर्नलिस्ट को। यहाँ पे जिस तरह से जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, जिस तरह से गायब कर दिया जाता है, जिस तरह से मार दिया जाता है, शायद ही कहीं होता हो। तो इस्लामाबाद तो उस लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन बलूचिस्तान की बात मैं इसलिए कर रही थी कि वहां पे मिसिंग पर्सन्स का बहुत इशू है, और वहां पे दूसरे कई इश्यूज हैं जिसके ऊपर जो है वो हमें बात नहीं करने दी जाती। हमारे मीडिया भी जो है, जो इवन टीवी चैनल है, वो भी बहुत कम बलूचिस्तान की बात करते हैं। लेकिन सर, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात अगर हम करें तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं इलेक्ट्रॉनिकल मशीन लेकर आऊंगा, वोटिंग मशीन, और उससे वोट्स होंगे। उसके ऊपर जो उनके इत्तेहादी हैं, यानी जो उनके साथ कोलिशन में शामिल हैं, चाहे PMLQ हो या MQM हो, उन्होंने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी हम इस चीज पे भरोसा नहीं कर सकते। तो आप किस तरह देखते हैं इसको कि ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालना चाहेंगे, और अगर चाहेंगे तो फिर क्या, अगर ये चीजें लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही शक रहेगा, तो कैसे काम होगा? पाकिस्तान, मेरे जाती तौर पर पूछे, ईवीएम का मसला नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी पे मेरी ओपिनियन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटों में सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड है ये कि इन्हें पता है कि वहां पे ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा दे आर सिंपथाइजर विद PTI। सिर्फ उस वजह से इनका इंटरेस्ट है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पे ये इतने इनके साथ ये मोहब्बत करते हैं। लेकिन उसमें, और सबसे ज्यादा अमेरिका और इंग्लैंड, इन ममालिक में ये शौकत खानम के हॉस्पिटल के लिए यहाँ से चंदे ले जाते थे, तो यहाँ इमरान खान साहब की एक बेस बन गई, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुई। वो इस तरीके से इस वक्त आपकी आधी कैबिनेट जो है बाहर से गई है, वो उनका सिर्फ उनकी वहां कैबिनेट में होने की यही वजह कि शौकत खानम के लिए वो चंदे इकट्ठे करते, उनकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं। वो करीब हो गए, खान साहब की गाड़ी चलाते थे, खाने पकाते थे, दे आर इन फेडरल कैबिनेट राइट। अब उसमें मैं एक तो ये जुल्म होगा ये कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देंगे, सिर्फ दो किस्म के पाकिस्तानी को, सऊदीज और मिडिल ईस्ट में जो लोग, दुबई और ये इन स्टेट्स में, इनको राइट देना चाहिए वोटों का। सबसे ज्यादा पैसा भी यही भेजते हैं पाकिस्तान में। अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कनाडा, इन बैठे यहाँ लोग जो पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान में वोट का हक देना ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान को बैक स्टैप करना। मैं बताता हूँ वो किस तरह। अब मुझे ये बताया, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूं, पाकिस्तान में तो मैं रहता नहीं। अब यहाँ पे मुझे सियासत पे तवज्जो देनी चाहिए कि मुझे MP या MNA बनने पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी, अब हम पहले इंडिया से बहुत पीछे हैं यहाँ पे डायस्पोरा, हमारा बिल्कुल उनसे कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों? हमारी माइग्रेशन यहाँ पे हुई इकोनॉमी बेस पे, उनकी माइग्रेशन हुई एजुकेशन बेस पे। उनके 5 कांग्रेसमैन है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, गवर्नर है इंडियन डिसेंट के। हमारा क्या है, एक काउंसलर भी नहीं है न्यूयॉर्क में। वजह ये है कि हमारा एक तो आबादी थोड़ी है, दूसरा हमारी तालीम नहीं है, चौथा तड़का हमसे ये लगा है, हमारे ऊपर ये किया गया है कि हर शहर में 2-2, 3-3 PTI के ग्रुप है, आपस में लड़ रहे हैं। उनसे पूछा जाए डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको पूछा जाए तुम्हारा कांग्रेसमैन कौन है, उन्हें कोई पता नहीं। उनसे पूछा जाए उनके डेलीगेट कौन है, कोई पता नहीं। और ऊपर से खान साहब कहते हैं आओ जी आप पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ो, वोट डालो, इलेक्शन लड़ो। और भाई आप पहले यहां से ले गए, आधी कैबिनेट तो बाहर से गई आपके जितने रतन है वो सारे तो ब्रिटिश है। हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना बुखारी साहब, वो तो खुद ब्रिटिश है, वो तो रॉयल्टी है। तो आप पहले ही सारा कुछ बाहर से ले गए। अब जो टूटा फूटा ये लोग
कोई आगे कोशिश कर रहे हैं, मेरे बच्चे या इस तरह के लोग आगे या लोकल पॉलिटिक्स में आने, उनको भी कहेंगे भी अच्छा पाकिस्तान चलो एमएनए बनो, तो ये मेहरबानी आप ना फरमाएं। और ईवीएम पे बात ये है, ईवीएम की बात नहीं है। ईवीएम पे तो आपका उन्होंने जो मुश्तरका इजलास था वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आप उनके धादी छोड़ते जा रहे हैं। अब 12 नवंबर खान साहब ने देखे, उसके बाद फौरन अपनी कोर कमेटी की मीटिंग की है, क्योंकि उन्हें खतरा नजर आ रहा है। खान साहब पहले अपनी कैबिनेट की मीटिंग में कह चुके हैं कि 3 महीने अगले बड़े खतरनाक आ रहे हैं, उसका भी इजहार कर चुके हैं। अब 12 नवंबर पे डेट रख दी है इस पे इलेक्शन, इस पे दोबारा फिर करने की। लेकिन हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं है, स्टेबल नहीं है मेरे ख्याल में। अब देखें, मेरे ख्याल जो जाती तौर पे अगर मुझसे पूछे एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पाकिस्तान को शफाफ और फेयर इलेक्शन चाहिए, एएसएपी बेसिस। लेकिन सर ये लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये मांगे तांगे पे कब तक रहेंगे? कब तक सऊदी अरब से पैसे मांग लिए, चाइना से ले लिए, अमेरिका से ले लिए, ये कब तक चलेगा? सऊदी अरब ने तो लास्ट टाइम भी वापस मांग लिए थे, चाइना से लेके देने पड़े। ये इस तरह कब तक मुल्क चलेगा? मुल्क ऐसे नहीं चला करते सर। आपको किसने कहा है आरजू का मुल्क चल रहा है? मुल्क तो रुका हुआ खड़ा हुआ है। ये चलता हुआ मुल्क इस तरह थोड़ी होता है, मुल्क तो खड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके ये पैसे मांगने वाली स्टोरी क्या बन रही है। आपका जब आपने पहले कहा कि हम चाइना के साथ हैं, हिमालय है, डेफिनेटली नॉट है, ये है वो है, हमारे पास और भी ऑप्शन है, आप कॉल ना करो, हु केयर, सारा कुछ हो गया। आपने सारे जो ब्रिजेस थे बंद कर दिए। आपने कहा चाइना चाइना, चाइना का सेल्समैन बन गए। आपने कहा अफगानिस्तान में चाइना हम लेके जाएंगे, इस पे पैसे बनाएंगे, ठीक। उसके बाद जब चाइना की इकोनॉमी कोविड का इंपैक्ट आया, जब सारा सप्लाई चेन टूट गया, और उसके बाद उनके रिजर्वेशंस आए कि अफगानिस्तान में जाके फंस ना जाए हम लोग, और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक चीज सबसे बड़ी कॉमन है, करप्शन है। वो तो मिलियन डॉलर थैले में डाल के बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं पठान लोग जो है। तो जब उन्होंने और इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ी पीछे हटी, तो पाकिस्तान की जब चीखें निकली, डॉलर नहीं मिले, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टियां और सारी लंदन की प्रॉपर्टियां पे टारगेट था सारा। तो उसके बाद फिर आए IMF के पास 3 मिनिस्टर, यहाँ आए सऊदी अरेबिया के आगे पीछे। अब लेकिन ये बताएं, आपने पिछले सालों में वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सब कंफ्यूज किया। वो कहते हैं कि आप हमारे साथ डबल गेम खेलते हैं। आज वही जो आप चाइना के दोस्त थे, आप हटके जब IMF के पास गए हैं, आप जब सऊदी अरेबिया और अमेरिका के पीछे पड़े हैं, तो वो क्या सोच रहे होंगे आप कि आप हमारे साथ भी डबल गेम खेल रहे हैं? तो ये आप, मेरा मकसद, कोई एक दरवाजा तो छोड़ देते कि जिसके पास वापस दोबारा जाया जा सकता। मुझे ये बताएं कि इस वक्त CPEC के अंदर जो कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, अगर वहां खड़ी हो जाती है जिस पे, आपका क्या ख्याल है चाइना के लिए नुकसान नहीं होगा? आप उससे अपने रिलेशनशिप दोबारा ठीक किस तरह करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये बात है कि एक टोपी उतार के दूसरी की टोपी तीसरे पे चौथे पे करने से इस तरह कंट्री थोड़ी चलते हैं। बल्कि आपको बहुत ज्यादा रकम तो वापस करने वाली, आपके कई लोन जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। बल्कि चाइना के साथ आपके जो हालात खराब हुए, उसमें सबसे बड़ी एक वजह ये थी, आपने उनसे जाकर डेट रिलीफ की रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने रिफ्यूज किया। ये सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं हमारे पैसे हमें वापस चाहिए। फिर आपने उनसे कहा कि हमें बिजली पावर सेक्टर में और लोन दें, उस पर उनके तहफुजात थे। फिर आपने रेलवे के लिए कहा कि पैसा लगाए, उनके तहफुजात थे उन पे। और ये सारी चीजें ऐसा दासू डैम बंद हुआ, वो 39 बिलियन आपसे मांग रहे हैं, वो हालात खराब। फिर उसके सबसे बड़ी तीसरा महाज जो नया खुला है ताइवान का और इंडो पैसिफिक का, वो तवज्जो यहाँ से हटाना चाहते थे और वो उन पर तवज्जो देना चाहते थे। और दूसरा, कोविड की वजह से इकोनॉमी स्लगिश इंटरनेशनली, और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लोन देने वाला मुल्क भी है वो चाइना है, और वो कर्जे वापस ना मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। ये सबसे बड़ी वजह है। और अमेरिका भी अब उस तरह डॉलरों की बारिश नहीं करेगा जिस तरह आप चाहते थे, ना अफगानिस्तान पे ना पाकिस्तान पे। अब मेरा ख्याल है प्रॉपर्टियां शायद दुबई और लंदन की थोड़ी सस्ती होनी शुरू हो जाए इन द फ्यूचर। बिल्कुल सर, और इन्हें बिल्कुल ये सोचना चाहिए था, बहुत पहले इकोनॉमी पे काम करना चाहिए था। और चाइना तो बिजनेस कर रहा था, चाइना कोई हमारा दोस्त रिश्तेदार भाई जो कुछ ये बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जाहिर है क्या वो सख्ती के साथ पैसा उन्होंने दिया है, तो वो वापस भी लेना जानते होंगे। मैं आखिरी बात आरजू आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि जब आप बिल्कुल चाइना और सारा उस स्कैम में गए थे, तो एक अमेरिकन डिप्लोमेट में एक दफा मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने पाकिस्तानी दोस्तों को ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते, अमेरिका ने जब भी दी है ग्रांट दी है या एड दी है, चाइना ने जब भी दिया है उन्होंने पैसा दिया है सूद पे, और उनका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट के बगैर उनकी कोई चीज नहीं होती। ये जरा बताएं। और खासकर जो भी आपके मुआहदे इतने सख्त
और इतने पुअरली नेगोशिएटेड हैं कि आप ना उनको नेशनल असेंबली में डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना कौम को बता सकते हैं कि टर्म्स क्या है। इतने गंदे, इतने इतने वो इतने किस्म के सीक्रेटिव चीजें डिस्कस मेरे मसले साइन की गई चाइना के साथ। तो डिफरेंस इन बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इज ह्यूज। वो कोई भी उनकी हर चीज जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस है। अमेरिका की हर चीज जो है इट इज बेस्ड ऑन द एलाइज एंड देयर ब्लॉक एंड देयर डिप्लोमेसी, देयर पॉलिसीज, देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, और सारी उन चीजों पे। अमेरिका को पाकिस्तान वाहिद मुल्क थोड़ी था, इजिप्ट, टर्की के देखे, इजराइल देखे, सारा टोटल ममालिक जो है कितने ज्यादा पैसे उनको सालाना दिए जा रहे हैं पिछले 30-30 साल से। और ग्रांट और एड्स हैं, लोन नहीं है। अमेरिका, चाइना सिर्फ लोन देता है, अमेरिका ग्रांट देता है और आपको एड देता है। और सर सऊदी अरब भी कोई खास इनके लाड नहीं करता। उसे भी जब पैसे वापस चाहिए होते हैं तो वो फौरन ही या हबीबी पैसे वापस करो, वो भी एकदम से मांग लेता है। इस वक्त मिडिल ईस्टर्न जितने ममालिक हैं वो तो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहे हैं। वो बिल्कुल उनकी आपके मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ओआईसी बिल्कुल उसका कोई अगर जाती तौर पर पूछे, इट्स नॉट अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एनीमोर। ये अगर सोचा जाए कि ओआईसी के आने से पता नहीं क्या कुछ चेंजेस आ जाएंगी, ये एक सेरेमोनियल सी चीज थी। जो आए हैं वहां पे बॉर्डर वो देख के चले गए हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको के देखेंगे। वो भी मैं बता रहा हूँ कि आप यू आर मूविंग अराउंड द अमेरिकन कैंप, उसकी वजह से वो सारे आए, क्योंकि यही ओआईसी आपको 2 महीने पहले आंखें दिखा रही थी। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। आप इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला आपने। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।